गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू मौर्य, कलेक्टर कॉलोनी म्यूनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से आज आप लोगों को साइंस टू का 15 चैप्टर सजीवों में जीवन प्रक्रिया इस पाठ के कुछ घटकों को आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मानवीय तंत्रिका तंत्र। और अगर ऐसे कहें तो हम आज दो चीजें पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज है यानी बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो दो प्रकार से नियंत्रित की जाती हैं, तंत्रिकी नियंत्रण द्वारा व रासायनिक नियंत्रण द्वारा। तो आज हम ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस वक्त हम जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय भी बहुत सारी गतिविधियां हमारे शरीर में हो रही हैं, जैसे देखना, सुनना, समझना, स्पर्श इत्यादि। तो ये सारी गतिविधियां बहुत ही श्रेष्ठतम और प्रभावी तरीके से होनी बहुत आवश्यक है। इनको नियंत्रित करने के लिए दो व्यवस्थाएं हैं, तंत्रिकी नियंत्रण नर्वस कंट्रोल और रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल। तंत्रिकी नियंत्रण 3 तंत्रिकाओं द्वारा किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु का समावेश होता है और यह हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है, ये ओपन नहीं होता है। थोड़े सा इसकी जानकारी लेंगे, आपने पहले ही इसके बारे में पढ़ा होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो आज हम इसे डिटेल में नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ मैं आपको इसका आउटलाइन देती हूँ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरु रज्जु का समावेश होता है। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में स्थित होता है, इसके अलग अलग भाग होते हैं और सभी भाग अलग अलग क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। मस्तिष्क का दायां भाग विश्लेषणात्मक विचार, तार्किक विचार, भाषा, विज्ञान और गणित आदि चीजों को समझने में हमें मदद करता है। बायां भाग जो है वो सर्वांगीण विचार, प्रतिभात्मक विचार, नवनिर्मित कला और संगीत से संबंधित होता है। डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। परिधि तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उभरने वाली तंत्रिकाओं का समावेश होता है। यह तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के सभी भागों के संपर्क में लाती हैं और ये दो प्रकार की होती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है हमारे शरीर के सभी भागों से, वो उनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उसे हम मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं कहते हैं। मेरु रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं और अन्य भागों तक जाती हैं उसे हम मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्क की तंत्रिकाएं कहते हैं। यह सिर, छाती तथा पेट के विभिन्न भागों से संलग्न होती हैं, अर्थात जुड़ी हुई होती हैं और इनकी 12 जोड़ियां होती हैं। इन 12 जोड़ियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो कहाँ से निकलती हैं। जो पिंक कलर में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। इनसे ढेर सारी तंत्रिकाएं निकलती हुई यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ लाइट तंत्रिकाएं हैं जो ठीक से यहाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, वो क्रेनियल नर्व्स है जो मस्तिष्क से निकलती हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो विशेषतः हमारे सर से संबंधित होती हैं, फेशियल एक्सप्रेशन और देखने सुनने से संबंधित होती हैं। इनके नाम को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और इस डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं। 12 जो तंत्रिकाएं हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं वो है घ्राण तंत्रिका, दृक तंत्रिका, ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं नाम रीड कर रही हूँ आप ये डायग्राम में उसका स्थान देखते जाएं। घ्राण तंत्रिका, दृक तंत्रिका, ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका, ट्रोक्लियर तंत्रिका,
ट्राइजेमिनल तंत्रिका, एब्ड्यूसेंस तंत्रिका, फेशियल तंत्रिका, ऑडिटरी तंत्रिका, ग्लॉसोफेरिंजियल तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, स्पाइनल एक्सेसरी तंत्रिका और हाइपोग्लॉसल तंत्रिका। इन सारी तंत्रिकाओं का स्थान आप देख सकते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब ये हमारे सूंघने से संबंधित है। ऑप्टिक, ट्रोकेलार, एब्ड्यूसेंस ये तीनों तंत्रिकाएं हमारे आंखों से संबंधित है। ऑक्यूलोमोटर भी। ट्राइजेमाइनल हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से संबंधित है। फेशियल नर्व्स, वेस्टिबुलर, वेस्टिब्यूलोकोलार नर्व जो है वो सुनने से संबंधित है। वेगस नर्व ये हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत और हृदय के सेंसेशन और मूवमेंट से संबंधित है। एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व हमारे पीछे के भाग में होती है जो गर्दन और कंधे को कंट्रोल करती है। हाइपोग्लॉसल नर्व जीभ के नीचे स्थित होता है और वो जीभ के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है जिसे आप देखिए ध्यान से और वीडियो से ही आपको समझ आ जाएगा कि उसका कार्य क्या है। यहाँ पर 12 तंत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। वीडियो में वो नाम आपको इंग्लिश में दिखाई देंगे, तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो तंत्रिका संस्थान है वो 3 तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं मस्तिष्क और मेरु रज्जु। इनसे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, मस्तिष्क की तंत्रिका और मेरु रज्जु की तंत्रिका, जो हमारे पूरे शरीर पर एक जाल सा बनाती हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली जो 12 जोड़ियां हैं तंत्रिकाओं की, वो क्या कार्य करती हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। वो देखने से पहले उनका स्थान देख लेते हैं। प्रॉपर स्थान कहाँ पर उनका होता है। मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं। कौन-कौन सी तंत्रिकाएं हैं? देखिए, ये तंत्रिकाओं का स्थान है। उनके अलग-अलग नाम हैं। घ्राण तंत्रिका, दृक् तंत्रिका, ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका, ट्रोक्लियर तंत्रिका। स्थान देखते जाइए। ट्राइजेमाइनल तंत्रिका, एब्ड्यूसेंस नर्व, फेशियल तंत्रिका, ऑडिटरी तंत्रिका, ग्लॉसोफेरिंजियल तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, स्पाइनल एक्सेसरी तंत्रिका, हाइपोग्लॉसल तंत्रिका। ये दोनों तंत्रिकाएं मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व, देखिए ये जो सूंघने वाली घ्राण तंत्रिका है वो हमारे नाक से संबंधित होती है। नाक में ये नर्व्स होते हैं, छोटे-छोटे नर्व फाइबर्स होते हैं जो हमें सूंघने की शक्ति प्रदान करते हैं। दृक् तंत्रिका, देखने से संबंधित है। जो चीजें हमें पास, दूर, नजदीक जो दिखाई देती हैं, वो दृक् तंत्रिका की मदद से हम देख सकते हैं। और आंखों के लिए ढेर सारी तंत्रिकाएं हैं। ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रोकेलर नर्व्स, ये आंखों के मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। आंखों में जो संवेदनाएं होती हैं उसे ये कंट्रोल करती हैं। ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व जो होता है ये हमें मैक्सिलरी नर्व होता है। ये हमारे चेहरे को कंट्रोल करता है। ये 3 पार्ट्स में होता है। नाक के ऊपर और आंखों के ऊपर का भाग, अपर लिप्स, ऊपरी होंठ को कंट्रोल करता है।
और मैक्सिलरी नीचे का जो जॉ है हमारा, नीचे का होंठ है, उसे कंट्रोल करता है। ये मिक्स्ड टाइप का होता है, मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं जो मिलकर कार्य करती हैं। एब्ड्यूसेंस नर्व हमारी आंखों की जो पुतलियां झपकती हैं, आई बॉल्स का जो मूवमेंट होता है, इनके मूवमेंट्स के लिए एब्ड्यूसेंस नर्व कार्य करते हैं। फेशियल नर्व्स फेशियल नर्व्स भी जो है वो मिश्रित टाइप की तंत्रिकाएं हैं। ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। हंसना, बोलना, गुस्से में चेहरा हो या फिर खुशी वाला चेहरा हो, चेहरा लाल हो जाना, ये सारी चीजें फेशियल तंत्रिका कंट्रोल करती है। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी ये सुनने से संबंधित है। चीजों को सुनना, समझना, ये ऑडिटरी तंत्रिका द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ग्लॉसोफेरेंजियल तंत्रिका, ये हमारे जीभ के नीचे स्थित होती है। वेगस तंत्रिका ये सबसे लंबी तंत्रिका होती है परिधि तंत्रिका तंत्र की, जो हमारे हृदय के मूवमेंट और संवेदनाओं से संबंधित होती है। छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी भोजन हम खाते हैं उसका मूवमेंट वगैरह कंट्रोल किया जाता है। 11वां है, इसके बाद स्पाइनल एक्सेसरी तंत्रिका, ये हमारे गर्दन की पीछे की तरफ होता है और ये कंधे और गर्दन की जो मांसपेशी होती है उसे कंट्रोल करता है। बात करते समय, उठते बैठते समय जो हमारे कंधे और गले में मूवमेंट होता है उसको ये कंट्रोल करता है। हाइपोग्लॉसल तंत्रिका, जीभ के मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये। देखिए, तो इस प्रकार मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को हमने देखा और उनका कार्य भी देखा है। मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं ये मेरु रज्जु से निकलने वाली परिधि तंत्रिकाओं को कहते हैं। इसमें 31 पेयर्स होते हैं जिनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये 5 इस प्रकार हैं: ग्रीवा मेरु तंत्रिका, वक्षीय मेरु तंत्रिका, कटि मेरु तंत्रिकाएं, त्रिक मेरु तंत्रिकाएं और अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं। ग्रीवा मेरु तंत्रिकाओं की 8 जोड़ियां होती हैं, वक्षीय मेरु तंत्रिकाओं की 12 जोड़ियां होती हैं, कटि मेरु तंत्रिकाओं की 5 जोड़ियां, त्रिक मेरु तंत्रिकाओं की भी 5 जोड़ियां और अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाओं की 1 जोड़ी होती है। ये पूरी तरह से एक्सटर्नल होती है, इस पर कोई भी हड्डियों का कवच नहीं होता, इसीलिए जब कभी एक्सीडेंट कुछ ऐसा होता है, अपघात होता है तो इन तंत्रिकाओं को अधिक क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट है तीसरा, स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र। इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि ये तंत्रिका तंत्र जो है वो स्वयं को कंट्रोल करती है। इसे मस्तिष्क या मेरु रज्जु कंट्रोल नहीं करता। हृदय, फेफड़े, उदर जैसे अनैच्छिक अंगों को तंत्रिकाओं द्वारा स्वयं नियंत्रित किया जाता है। ऐसी तंत्रिका तंत्र को स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अर्थात अपनी इच्छा अनुसार हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इन्हें हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इन पर मस्तिष्क और मेरु रज्जु का नियंत्रण नहीं होता। ये क्रियाएं स्वयं होती हैं। अभी जो स्वयं से होने वाले हमारे शरीर में क्रियाएं हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? ये टॉपिक होने के बाद आपको समझ आएगा। देखिए, ये 2 प्रकार की होती है। स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र की जो एक्टिविटी है, ये 2 प्रकार की होती है। अनुकंपी तंत्रिका संस्थान और परानुकंपी तंत्रिका संस्थान द्वारा की जाती है। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स में हम देख सकते हैं कि
अनुकंपी और परानुकंपी जो संस्थान है वो किस प्रकार क्या-क्या चीजें कंट्रोल करती हैं, वो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। अनुकंपी तंत्रिका संस्थान, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, वहां से हम पढ़ सकते हैं कि ये संस्थान क्या-क्या चीजें कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुकंपी तंत्रिका संस्थान कहाँ पर होता है, वक्ष और कार्ड भाग के अंगों में पाई जाती हैं और इस पर मानव मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, जैसे हृदय की गति का बढ़ना, पुतलियों का फैलना, पसीने के स्राव को उत्तेजित करना इत्यादि। इस तंत्र की तंत्रिकाएं नेत्र, अश्रु ग्रंथियों, नाक, भूख, स्वर यंत्र, फेफड़ों, अमाशय, जिगर आदि को कहा जाता है। यहाँ पर जो तंत्रिकाएं होती हैं वो अनुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं। अनुकंपी तंत्रिका संस्थान द्वारा नियंत्रित क्रियाएं जो है वो डर, क्रोध या संकटपूर्ण स्थिति में जो हम बिहेव करते हैं, वो सारी अनुकंपी तंत्रिका संस्थान द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। परानुकंपी तंत्रिका संस्थान, इस संस्थान की तंत्रिकाएं अनुकंपी तंत्रिका संस्थान के विपरीत कार्य करती हैं। इनकी तंत्रिकाएं बहुत ही लंबी और पतली होती हैं और इनमें जो तंत्रिकाओं का गुच्छक होता है वो काफी छोटा होता है। इस प्रकार ये दोनों संस्थान जो है वो एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। विरोधात्मक प्रभाव के कारण इन शरीर के भीतर होने वाली सभी नित्य कर्म क्रियाएं जिसे हम अनभिज्ञ होते हैं वो बहुत ही संतुलित दशा में होती रहती हैं। परानुकंपी तंत्रिका संस्थान द्वारा नियंत्रित क्रियाएं जो है वो सुख, आराम और भोग विलास से संबंधित होती हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि कौन-कौन से भाग इनके प्रभाव में आते हैं। आंतरिक अंग, अनुकंपी तंत्र के प्रभाव और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव कौन-कौन से हैं, ये थोड़ा-सा हम रीड कर लेते हैं। आंखों की पुतली, अनुकंपी तंत्र के प्रभाव में ये फैलती हैं और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में ये सिकुड़ जाती हैं। अश्रु ग्रंथियां, अनुकंपी तंत्र के प्रभाव में ये उत्तेजित होती हैं और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में ये कम हो जाती हैं। लार ग्रंथियां, अनुकंपी तंत्र के प्रभाव में लार के स्राव कम हो जाते हैं और इसमें अश्रु के स्राव को कम करता है। फेफड़ों पर इसका क्या इफेक्ट होता है? अनुकंपी तंत्र का प्रभाव में श्वास अंगें फैलती हैं, परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में श्वास अंगें सिकुड़ती हैं। इस टेबल को पढ़कर हमें यह समझ आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। हृदय अनुकंपी तंत्र के प्रभाव से धड़कन बढ़ जाती है और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव से धड़कन घट जाती है। रक्तवाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और रक्तदाब बढ़ जाता है। परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में रक्तवाहिनियां फैलकर रक्तदाब को घटा देती हैं। आहार नाल, अनुकंपी तंत्र के प्रभाव में ग्रंथियां फैल जाती हैं आहार नाल की और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती हैं। जिगर, यहाँ पर अनुकंपी तंत्र के प्रभाव में ये स्राव कम होता है और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में ये ठीक रहता है। आगे भी यही चीजें हो रही हैं। ये दोनों संस्थान एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं और हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं संतुलित ढंग से होते रहती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो क्रियाएं होती हैं इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब हमारे सुनने समझने से पहले ये क्रियाएं हो जाती हैं। किसी उद्दीपन के कारण स्वतः होने वाली शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अचानक ही किसी गर्म वस्तु के हाथ से छूते ही तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ये क्रियाएं नित्य होते रहती हैं। इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन को देखते ही हमारे मुंह में लार आने लगता है या फिर कोई खट्टी वस्तु देखते हैं तब भी हमारे मुंह में लार आने लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता और इस क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन के कारण स्वतः होने वाली
शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लो। ये प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक सरल प्रतिवर्ती क्रिया होती है और एक उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसका थोड़ा-सा हम डिटेल देखते हैं कि सरल प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। सरल प्रतिवर्ती क्रिया। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जन्मजात तथा प्राकृतिक होती है। मतलब ये हमारे बर्थ के साथ से ही हमारे अंदर निहित होती है। अर्थात यह जन्म के साथ ही मानव को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम इसे जन्मजात कहते हैं। इनका नियंत्रण पूरी तरह से मेरु रज्जु के द्वारा होता है। इनको अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी हुई हैं। किसी वस्तु को आंखों की तरफ आता देख कर पलकें बंद कर लेना। निगले हुए भोजन का श्वास नली में जाने पर खांसी आना। तेज प्रकाश में पुतली का सिकुड़ जाना। सोते हुए व्यक्ति के पैर को गुदगुदाने पर पैर को झटका मारना। ये सारी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में। आज आपको ये याद हो जाना चाहिए कि इसे सरल प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? इसका एकदम अपोजिट है। ये जन्मजात नहीं होता है। ये जन्म के बाद जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है, तो हम इसे सीख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कार अथवा मोटरसाइकिल के आगे आते हुए देखने पर अचानक ब्रेक लगा लेना। जो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है या फिर कार चला रहा है, तो चलाते-चलाते उसे इतना अनुभव हो जाता है कि ब्रेकर आने पर, किसी व्यक्ति के सामने आने पर या फिर अचानक कोई गाड़ी यदि आ जाए, तो ऑटोमेटिक हमारे हाथ और पैर के स्नायु काम करते हैं और हम ब्रेक लगा लेते हैं। किसी व्यक्ति को झुका हुआ देखने पर कुत्ते का डर कर भाग जाना। अध्यापक का क्लास में प्रवेश करने पर बच्चों का खड़ा हो जाना। वो कुछ भी करते रहें, कहीं पर भी बिज़ी हों, लेकिन वो तुरंत खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये काम वो रोज़ करते हैं। तो उन्हें पता होता है कि कोई अगर अधिकारी या फिर कोई टीचर क्लास में आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो खड़े हो जाते हैं। इसे हम उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं और ये दोनों क्रियाएँ हम डेली करते हैं, रोज़ करते हैं, हमेशा होते रहती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार होती है? ये एक्टिविटी होती कैसे है? मतलब हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिकाएँ हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो हैं, प्रेरक तंत्रिका तंत्र और संवेदी तंत्रिका तंत्र, ये कार्य कैसे करते हैं? इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये शुरू करने से पहले इसका जो डिटेल है उसे हम समझ लेते हैं ताकि वीडियो देखते समय हमें सारी बातें ठीक से समझ में आएँ। बाहरी उद्दीपन को संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा विद्युत आवेग का निर्माण करके उसे मेरु रज्जु के केंद्रीय भाग में पहुंचा दिया जाता है। फिर क्या होता है, मेरु रज्जु के केंद्रीय भाग से में संवेदी तंत्रिकाओं से निकलने वाले आवेग प्रेरक तंत्रिका तंत्र में आवेग उत्पन्न कर देते हैं और यह आवेग प्रेरक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उस अंग की मांसपेशियों तक जाता है जिससे उस अंग की पेशियां गति करती हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी को पिन चुभाई जाती है, तो उत्पन्न संवेदनाएं संवेदना तंतु के माध्यम से विद्युत आवेश के रूप में मेरु रज्जु में जाते हैं, जहां ये आवेग प्रेरक तंत्रिकाओं में भी विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं, जो प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से हाथ की पेशियों तक पहुंचता है, जिससे हाथ की पेशियां सिकुड़ती हैं और हाथ उस पिन से दूर हट जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होती है, सेकंड्स में होती है। क्यों इतना कम समय इसलिए लगता है क्योंकि मस्तिष्क उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिक क्रिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है।
अचानक से मिले उद्दीपन को हम प्रतिसाद देते हैं। ये देखो, ये प्रतिसाद किस प्रकार हुआ, इंटरनली क्या बदलाव हुआ जिससे ये सारी चीजें घटित हुई हैं, इसे हम आगे देखेंगे वीडियो में। किसी गर्म वस्तु को टच करते ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ये प्रक्रिया देखो किस प्रकार होती है। संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा यह संवेदना पहुंचाई जाती है मेरुरज्जु तक। देखिए ये संवेदना मेरुरज्जु तक पहुंचाई जाती है। मेरुरज्जु से ये रिले तंत्रिकाओं द्वारा वापस से मोटर तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका को भेजी जाती है और ये प्रेरक तंत्रिका मांसपेशियों को उत्तेजित कर देती है, जिसके प्रतिसाद स्वरूप हम अपना हाथ गर्म वस्तु से हटा लेते हैं। इसे ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये जो क्रिया हुई है, एक्टिविटी हुई है, वो सीक्वेंस में हुई है, जिसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग से लेकर प्रेरक तक बने पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। संवेदी अंग से प्रेरक तक बने पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसमें ये सीक्वेंस, ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। निम्न अंग सम्मिलित होते हैं। संवेदी अंग, वहां पर उपस्थित संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से निकलने वाली प्रेरक तंत्रिकाएं जिसे हम चालक तंत्रिका भी कहते हैं, और वो ट्रेवल करती हैं प्रभावी अंग तक। संवेदी अंग, इससे संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा या जीभ। संवेदी तंत्रिका, यह संवेदी अंगों से उद्दीपन को मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। मेरुरज्जु, यह उद्दीपन के विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न यहाँ पर होती है और यह चालक तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करती है। इसके माध्यम से मेरुरज्जु में उत्पन्न अनुक्रिया को प्रभावी अंग तक पहुंचाया जाता है। प्रभावी अंग प्रेरक चालक तंत्रिका से प्राप्त उद्दीपन के कारण इस अंग में क्रिया होती है। ये क्रिया होते हुए वीडियो में हमने देखा है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, उसका नेमिंग करना है, जो यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। पहला जो है वो संवेदी अंग है। संवेदी अंग में संवेदी तंत्रिकाएं हैं और संवेदी तंत्रिकाओं से मैसेज इंफॉर्मेशन ले जाने वाली तंत्रिका को हम अभिवाही संवेदी तंत्रिका कहते हैं। फोर्थ है सहयोगी तंत्रिका। फिफ्थ है मेरुरज्जु, जहां पर इसके संवेदी तंत्रिका ने जो इंफॉर्मेशन लाया है उसके विपरीत कार्य के लिए इंफॉर्मेशन सेंड किया जाता है प्रेरक तंत्रिका को। प्रेरक तंत्रिका तंत्र प्रभावी अंग से संबंधित मांसपेशियों को एक्टिव करती है और हम प्रतिसाद देते हैं, तुरंत वहां से हाथ हटा लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने तंत्रिका तंत्र से संबंधित 2 भाग कंप्लीट किए हैं। लास्ट वन है रासायनिक नियंत्रण। तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रण तो होता ही है, उसके अलावा हमारे शरीर में कुछ ऐसे ग्रंथियां होती हैं जिनसे एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसे हम संप्रेरक कहते हैं। ये संप्रेरक भी हमारे शरीर में समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं और संप्रेरकों का स्राव अंतःग्रावी ग्रंथियों से होता है। इन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, मतलब इनमें कोई नलिका नहीं होती है। इनका जो स्थान होता है, लोकेशन होता है, वो कहीं और होता है और वो इफेक्ट कहीं और करते हैं, शरीर के किसी भी भाग में इफेक्ट करते हैं या फिर शरीर के सभी भाग पर इफेक्ट करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में निर्धारित स्थान पर होती हैं, लेकिन उनका संपादन शरीर के सभी भागों में रक्त द्वारा पहुंचाए जाते हैं।
अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के साथ नियंत्रण और समन्वय का उत्तरदायित्व पूर्ण करती हैं और इन दोनों तंत्रों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। तंत्रिका आवेग बहुत ही शीघ्र गति वाला और अल्पकालीन होता है। अभी-अभी हमने प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में उसे देखा है। ये जो क्रिया होती है वो बहुत ही शीघ्र होती है और थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन संप्रेरक की क्रियाएँ बहुत ही मंद गति से, धीमी गति से होती हैं और दीर्घकालीन होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का स्थान और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य। डायग्राम में हम देखेंगे सबसे पहले कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ-कहाँ पर हैं। पीनियल ग्रंथि के ऊपर अधचेतक ग्रंथि होती है। पीयूषिका, अवटु ग्रंथि गले में है। परावटु ग्रंथि जो है वो अवटु ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि अधिवृक्क वृक्क के ऊपर स्थित होती है। अंडाशय और वृषण, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं। लोकेशन के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हम देखेंगे कि वो कार्य किस प्रकार करते हैं और कैसे होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस। हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे ग्रंथियों से निकलता है और वो वृद्धि, विकास और प्रजनन को नियंत्रित करता है। ये 1902 में इन्होंने हमें बताया था कि संप्रेरक होते हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार की हैं, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। आंसू का निकलना, पसीने का निकलना, ये सारी चीजें बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकाली जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये बिना नलिका की होती हैं और अपने संप्रेरक को सीधे रक्त में मिला देती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पीयूषिका ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि, हड्डियों के ग्रोथ को कंट्रोल करती है। अगर ये कम हो तो बौनापन आ जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज करती हैं। उनके कार्य देखो, यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें। कौन से भाग को ये कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, अधश्चेतक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती हैं। थायराइड ग्लैंड, इससे थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन नामक संप्रेरक बनता है। थायरोक्सिन के कार्य क्या-क्या हैं देखो, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को कंट्रोल करना, कोशिका रेस्पिरेशन की गति को बढ़ाना, बाल और हड्डियों को के लिए थायरोक्सिन बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें हो जाता है गॉइटर। आयोडीन की कमी से यह बीमारी हो सकती है। क्रिएटिनिज्म, इसमें मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। हाइपोथायरायडिज्म में मनुष्य गूंगा और बहरा हो सकता है। मैक्सीडेमा, इसमें हार्ट बीट तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर यह अधिक हो जाए तो हमें हो सकता है टॉक्सिक गॉइटर, जिसमें हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक्सोप्थेलेमिया, आंखें खुली होती हैं और आंख बाहर लटके हुए दिखाई देते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे स्थित होता है। 4 होते हैं ये। देख सकते हैं हम यहाँ पर इसके कार्य क्या है, कौन से हार्मोन निकलते हैं। इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड दोनों वृक्कों के ऊपरी भाग में होते हैं। जब हमें बहुत स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तब ये कार्य करते हैं। इससे निकलने वाले संप्रेरक हैं एड्रेनलिन,
नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एड्रेनलिन ग्लैंड का जो कार्य है वो आपातकालीन समय में निकलता है। डर, गुस्सा और खतरे के समय पर यह हार्मोन बहुत ही तेजी से निकलता है, इसलिए इसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। आंखों की पुतलियों का फैलना, रोंगटे खड़े होना, पसीना निकलना, ये सारी चीजें एड्रेनलिन ग्लैंड द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। पैंक्रियास, स्वादुपिंड कहते हैं इसे, ये हमारे पाचन संस्थान से संबंधित होती हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। इसमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। इंसुलिन का प्रोडक्शन पैंक्रियाज में होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए और लाइपेज एंजाइम को तोड़ने के लिए ये कार्य करती हैं। डायबिटिक जो पर्सन होते हैं उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए उन्हें डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि शुगर का लेवल बढ़ जाता है, घट जाता है, जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि इंसुलिन नहीं बनता उनके शरीर में। अल्फा सेल और बीटा सेल ऐसे दो सेल होते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है और बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल चेक करता है और ग्लूकागोन जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो पाता। टेस्टीज, ये मेल हार्मोन है, पुरुषों में पाया जाता है। इससे जो हार्मोन निकलता है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो मसल्स बनाने में हेल्प करता है। पुरुषों में जो द्वैतिक लैंगिक लक्षण होते हैं जैसे दाढ़ी, मुंह छाना, आवाज कर्कश होना, ये सारी चीजें इससे कंट्रोल होती हैं। लास्ट है अंडाशय, यह सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। एस्टेरोजेन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से। फीमेल बिहेवियर जैसे आवाज, कोमल त्वचा, स्तन आदि के विकास को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी, गर्भाशय के समय हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पर हमने पूरा जो टॉपिक हमने मेंशन किया था वो हमने कवर कर लिया है। एंड में एक्चुअली ये काफी बड़ा हो गया है, तो हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु का समावेश होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी 12 जोड़ियां होती हैं। मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की 12 जोड़ियां होती हैं और मेरु तंत्रिकाओं की 31 जोड़ियां होती हैं। स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र में हमने प्रतिवर्ती क्रिया व प्रतिवर्ती चाप के बारे में जानकारी प्राप्त की। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनका स्थान और उनके कार्य के बारे में भी हमने आज जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप हम पूछ सकते हैं। स्वाध्याय के लिए मैंने प्रश्न दिए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चंस अगर आप लिखते हैं तो पूरा टॉपिक आप कवर कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर, परिधि तंत्रिका तंत्र के कार्य लिखो। हाँ, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो दो तंत्रिकाओं का समावेश होता है, ठीक है, मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। तो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की जो 12 जोड़ियां होती हैं
वो हमें क्या-क्या हेल्प करती है वो वीडियो में हमने देखा है, ठीक है? हाँ, तो टेक्स्ट बुक में आपको इसका आंसर शॉर्ट में दिया हुआ है, मैंने डिटेल में आपको समझाया है। तो ये टेक्स्ट बुक में जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, वही पॉइंट्स आप आंसर में लिख सकते हैं। और अगर ये यस वीडियो टीचर। आप तक पहुँचता है, तो इस वीडियो को ठीक से देख के आप अपने पॉइंट्स वहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत ईज़ी है। ओके, थैंक यू टीचर। ओके। डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो हेलो मिस। हाँ, बोलो। मिस, मानव शरीर में रासायनिक नियंत्रण कैसे होता है? मानव शरीर में रासायनिक नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? ये एक ऐसी ग्रंथि है जो नलिका विहीन होती है। इससे कोई नलिकाएँ जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इन ग्रंथियों में रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जिसे हम संप्रेरक कहते हैं। और ये संप्रेरक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, रिलीज़ होते हैं और सीधे ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और ये जिस ऑर्गन को, जिस अंग को कार्य करवाना होता है इन ग्रंथियों को, वहाँ पर ये ब्लड के माध्यम से पहुँचा दिए जाते हैं और उस अंग में ये कार्य होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भूख लगती है या फिर आपने बहुत पानी पिया है, आपको यूरिनेशन की फीलिंग हो रही है। तो ये जो फीलिंग आपको महसूस हो रहा है, ये सब संप्रेरकों द्वारा किया जा रहा है। जो अलग-अलग ग्रंथियों द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है? इसको इन ओके शॉर्ट आप मिस। लिख सकते हैं रासायनिक नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता होता है। है। हुँ, ओके मिस। ओके। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर ऐसा क्यों कहते हैं कि खाना खाने के टाइम पानी नहीं पीना चाहिए? अच्छा, इसका बहुत ही जनरल आंसर है जब हम खाना खाते हैं, तो खाने को पचने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। खाना पचता है ना तो हमारे पेट में एचसीएल और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचने में मदद करते हैं। तो अगर हम खाना खा रहे हैं और उसके साथ ढेर सारा पानी पी रहे हैं तो खाना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 ग्राम खाना खाया है और आधा लीटर पानी पिया है, तो ये 600 एमएल चीज़ें तैयार हो गई। तो इसको पचने में बहुत समय लग सकता है, क्योंकि उतने तेज़ी से हमारे पेट में एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम और एचसीएल इतनी तेज़ी से नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो खाना पचने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगने के कारण उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में गैस होना, दर्द होना, ये सारी चीज़ें हमें हो सकती हैं। इसीलिए खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए ताकि खाना जो हमने खाया है उसमें एंजाइम और एचसीएल अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए और वो आधा पच जाए, थोड़ा पच जाए। ठीक है? मैम, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है कोई चीज़ हम अधिक समय तक रख देते हैं तो उसमें जीवाणु का ग्रोथ हो जाता है और वो जीवाणु उसको खाकर कुछ अलग प्रोडक्ट बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इडली खाते हो, तो इडली का जो बैटर बनाया जाता है उसको 8 घंटे के लिए रख दिया जाता है। 8 घंटे तक रखने के कारण उसमें यीस्ट नामक जीवाणु पैदा हो जाता है और ये यीस्ट क्या करता है उस बैटर को अलग प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। इसलिए जब इडली को पकाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण इडली बहुत ही नरम और फूली हुई होती है। तो इसी तरह अगर हमारे पेट में भी कोई खाना जो है अधिक समय तक अगर पड़ा रह जाए तो वो भी फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट हो जाएगा मतलब उसमें जीवाणु पनप जाएँगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसको। ओके। आज हमने मानवीय तंत्रिका संस्थान में तंत्रिकाओं द्वारा और रसायनों द्वारा किस प्रकार नियंत्रण होता है, इस पाठ को पढ़ा है। इस टॉपिक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।